अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 38 है। चैप्टर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं जी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनर का फेवरेट एक्सरसाइज इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक हमने मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के डेफिनेशंस को देख लिया, फिर हम आगे आए तो हमने देखा कि जी कौन कौन से मॉर्गेज चार्जेस रजिस्टर करवाना लाजमी है। तो तकरीबन 9 हैं वो जिनको लाजमी रजिस्टर करवाना है। देन हमने कहा कि रजिस्टर करवाने का तरीकाकार क्या है कि अगर पाकिस्तान में ही प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर चार्ज हुआ है या मॉर्गेज हुआ है और पाकिस्तान में ही आपकी कंपनी भी है, वो चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, तो भाई आपने रजिस्ट्रार के साथ जाके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने उसको रजिस्टर करवाना है जब भी चार्ज क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट करने से मुराद है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस बंदे के साथ कि भाई अगर आप मुझे कर्ज़ा वापस नहीं करेंगे या फ़लाँ काम नहीं करेंगे तो बदले में जो सिक्योरिटी मेरे पास है वो मैं ज़ब्त कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी भी आउटसाइड पाकिस्तान है, ठीक है, और चार्ज भी आउटसाइड पाकिस्तान क्रिएट हुआ है, मतलब किसी बाहर के बैंक से आपने कर्ज़ा ले लिया, बाहर का जो है प्रॉपर्टी भी उधर ही है, सारा कुछ उधर है, तो फिर पाकिस्तान में क्या करना है? अगर कंपनी पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली फिर भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इन ड्यू कोर्स इन रीज़नेबल टाइम, जब वो डॉक्यूमेंट्स बाहर से आ जाएं, मतलब कि आमतौर पे 6-7 दिन अगर आप कह लें, एग्ज़ाम के अंदर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपने कहना है 7 डेज़ आप ले लेंगे रीज़नेबल टाइम। लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर राइटिंग द लीगल प्रोविजन, पहले आपने लीगल प्रोविजन लिखनी है कि लीगल प्रोविजन ये है कि जो एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ अगर भेजे जाएँ डॉक्यूमेंट्स तो रीज़नेबल टाइम में आ जाते हैं। तो मैं वो रीज़नेबल टाइम 7 डेज़ ले रहा हूँ इस तरह करके, ठीक है। तो वहाँ से 30 डेज़ काउंट कर लेने हैं आपने। और इसी तरह नेक्स्ट है कि जी अगर पाकिस्तान के अंदर चार्ज क्रिएट किया गया लेकिन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है, तो फिर उस केस में जो है आपने ये देखना है कि उस मुल्क के अंदर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं है रजिस्टर करवाने की, ठीक है। वो करवाने के बाद जब आएंगे तो फिर इधर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ देखा। फिर हमने कहा कि ये ड्यूटी किसकी है इसको रजिस्टर करवाने की? तो ड्यूटी ऑब्वियसली कंपनी की है, कंपनी ने करवाना है क्योंकि कंपनी कर्जा ले रही है तो कंपनी के ज़िम्मे है। कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली कंपनीज के ऊपर लगता है, दूसरी साइड भी पार्टी उस पर तो नहीं लगता अनलेस वो भी कंपनी हो। तो वो कोई बैंक भी हो सकता है, वो कोई आम इंसान भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी बिज़नेस हो सकता है, सोल हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है जिन्होंने इसको कर्जा दिया, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी लगाई है, लेकिन साथ ही एक राइट दे दिया है लैंडर को भी, इंटरेस्टेड पर्सन कहकर उसको, इंटरेस्टेड पर्सन को या लैंडर को एक राइट दे दिया कि भाई अगर कंपनी नहीं भी करवा रही तो आप भी उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हो और पैसे आप रिकवर कर सकते हो, किससे? कंपनी से कर सकते हो। अच्छा, अगर चार्ज किसी एसेट के ऊपर रजिस्टर नहीं करवाया गया, मतलब चार्ज तो था रजिस्टर नहीं करवाया गया, इसका क्या होगा? इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कंपनी ने उस बंदे को पैसे वापस नहीं करने, नहीं, वो पैसे तो वापस करने ही करने हैं, लेकिन हाँ इसका ये मतलब है कि भाई अब वो वाला चार्ज वाला जो एसेट था या मॉर्गेज वाला जो एसेट था उसको वो उस पर्सन के लिए, वो सिर्फ उस लैंडर के लिए स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि भाई उसने रजिस्टर नहीं करवाया इसको, ठीक है। अब वो भी आम ओपन एसेट्स की तरह कंसिडर होगा और वो जब अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो वो किसी के नाम पे भी जा सकता है, ठीक है। ये हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन का आपको पता है तब्दीली, ठीक है, तब्दीली आई रहे, तो तब्दीली अगर आ जाए, तब्दीली आई है, देखा है कल वो कुट पड़ी है तो वो कहते हैं कि जी छोड़ें यार, अब क्या करना है, पता नहीं कहाँ कहाँ वीडियो जाती है। अच्छा, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का आपको पता है जी अगर बीच में कुछ चेंजेस करनी हो, मिसाल तौर पे आपने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करनी है, कर्ज़ा बढ़ाना है या सिक्योरिटी कम करनी है, इस तरह फिर आपका आ गया दूसरा सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका चार्ज रिलीज़ हो जाए, चार्ज एंड हो जाए आपका, जब मतलब है कि भाई कर्ज़ा हो गया वापस, ठीक है, अब चार्ज भी सेटिस्फाई करना है, ख़त्म करना है, कर्ज़ा सेटिस्फाई कर दिया गया, ठीक है। तो जाहिर है उसको भी जाके डी रजिस्टर करवाना है, डी रजिस्टर या बेहतर वर्ड है कि सेटिस्फाई करवाना है रजिस्ट्रार के पास जाके। और इस तरह रेक्टिफिकेशन का भी आपको पता है कि भाई अगर कोई गलती हो जाए तो उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो ये है कि अगर उसके अंदर कोई क्लैरिकल एरर है या कोई चार्ज क्रिएट करते हुए, रजिस्टर करते हुए इन्फॉर्मेशन गलत आपने सबमिट करवाई, क्योंकि हमने कहा था पर्टिकुलर्स आपने सबमिट करवाने होते हैं और अलॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट, तो अगर वो कोई गलती है तो उसको भी देख लेना है, ठीक है। चलें जी, इसको देखते हैं। सबसे पहले जी आ गया मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या कहता है? इट मीन्स चेंज इन द टर्म्स और कंडीशंस
और एक्सटेंट और ऑपरेशन ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड। भाई या तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन में कोई तब्दीली आ जाए। टर्म्स एंड कंडीशन से मुराद आप ये समझ लें कि अगर पहले लेट से कहा हुआ था कि पहले फॉर एग्जांपल चार्ज क्रिएट किया गया था, अब आप कह रहे हैं नहीं जिसको मॉर्गेज में कर देता हूँ, ठीक है। मतलब पार्टीज एक नहीं कह सकती, यूनिलेटरल नहीं हो सकती, आपको पता है ये चेन बिजनेस लॉ में पड़ा, म्यूचुअल होती है, ठीक है। जो भी चेंज करनी है म्यूचुअल होगी। अब तो म्यूचुअली दोनों ने एग्री किया, उन्होंने कोई ना कोई टर्म्स उसकी चेंज कर दी हैं, ठीक है। या वो कह रहे हैं कि जी और एक्सटेंट से मुराद है कि सिक्योरिटी की अमाउंट लेट से कम कर दी। फॉर एग्जांपल स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया हुआ था, 1 बिलियन का लोन लिया था और उन्होंने 1.5 बिलियन का चार्ज क्रिएट किया था। आमतौर पर ना सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा ली जाती है कि कहीं मार्केट वैल्यू में बार में सिक्योरिटी गिर जाए तो पैसे तो पूरे होना हमारे, ठीक है। तो 1.5 बिलियन का किया था, लेकिन मिसाल के तौर पे अभी उन्होंने जब दोबारा किया तो उन्होंने कहा 1.5 में 1.2 बिलियन का कर लेते हैं, दोनों एग्री हो गए, एक्सटेंट उसकी कम हो गई, ठीक है। तो ये भाई है जी। देन ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी की क्या ड्यूटी है भाई, अगेन कंपनी की ड्यूटी आ गई। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू सेंड टू द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ सच मॉडिफिकेशन, इसकी तफसीलात क्या क्या चेंजेस मॉडिफिकेशन आई है, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग सच मॉडिफिकेशन वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर। वेरीफाइड इन द स्पेसिफाइड मैनर, अगेन वही बात है कि वो नोटराइज करवा लेते हैं नोटरी पब्लिक से, स्टैंपे लगवा लेते हैं एफिडेविट के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर हो जाता है कि ये वेरीफाइड भी है, अटेस्टेड भी है, तो वो आपने जमा करवा देना कि ये चेंजेस आई हैं, ओके। प्रोसीजर क्या है, द प्रोविजंस एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज शैल अप्लाई टू सच मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज। कहता भाई जिस तरह रजिस्ट्रेशन वाली थी ना वही 30 डेज़ वाली, ठीक है, और वही अगर पाकिस्तान से बाहर है फलां फलां, वो सारा कुछ इसी तरह अप्लाई होगा। अभी भी अगर कोई मॉडिफिकेशन होती है तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर ही करवाना है। अभी भी कंपनी की ड्यूटी है करवाने की, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी का राइट भी है, मतलब वही सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ओके भाई। अच्छा, अब आगे बात आई कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज से मुराद क्या कि भाई चार्ज जिस मकसद के लिए था वो पूरा हो चुका है मकसद, ठीक है। तो अब कंपनी ने रिपोर्ट भी करना है ऑब्वियसली। अ कंपनी शेल गिव इंटीमेशन, इंटीमेशन का आपको पता है नोटिस दे देना, मतलब कि उसको बावर करवा देना, खबर दे देना, इत्तला दे देना। अ कंपनी शेल गिव इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन इन फुल, या तो पेमेंट उसने कर दी हो कर्जे की, मिसाल तौर पर कंपनी ने 1 बिलियन का लोन लिया हुआ था, 1.2 बिलियन की सिक्योरिटी दी हुई थी, 1 बिलियन का लोन वापस हो गया, अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी भी क्लियर होगी ना, रिलीज़ होगी, सेटिस्फाई होगी। तो भाई हम गए रजिस्ट्रार के पास, हमने कहा सर ये हो गया, रजिस्ट्रार ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेगा और उधर से वो अभी आगे पढ़ते हुए प्रोसेस तो वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। या इसके अलावा चार्ज अगर सेटिस्फाई होगा, चार्ज सेटिस्फाई होने से मुराद है कि हो सकता है कि पेमेंट के बगैर ही आपकी हुई सेटलमेंट होगी दोनों लोगों की, और वो कहता है मैं रिलीज़ कर देता हूँ आपका चार्ज, काफ़ी टाइम हमने अच्छा साथ स्पेंड किया है, आप वाकई कर्जा वापस करने वाले हैं, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन आमतौर पे होता नहीं है प्रैक्टिकली ये कि अगर आपसे कर्जा आपसे पहले सिक्योरिटी ले ली गई है तो जितना मर्जी आप अच्छे हो रहे हैं, वो कहते हैं नहीं भाई अब जब बुरे बन नहीं गए हैं इनकी नज़र में, हम सिक्योरिटी मांगते हैं तो अब अच्छे बनने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि अ कंपनी शेल गिव इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फुल ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज टू द रजिस्ट्रार इन द मैनर स्पेसिफाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट और सेटिस्फैक्शन, ठीक है जी। शो कॉज नोटिस टू लेंडर, देखें जब रजिस्ट्रार के पास कंपनी जाएगी कि सर ये देखें मैंने पेमेंट क्लियर कर दी भाई, चले ख़त्म कर दें चार्ज मेरा ना, अब इसको डी रजिस्टर या सेटिस्फाई इसको लिखते हैं यहाँ पे। अब ऑब्वियसली वो जो चार्ज था वो अकेला कंपनी का थोड़ी था, दूसरी पार्टी भी तो इन्वॉल्व थी, तो फिर क्या करता है रजिस्ट्रार लेंडर को भी शो कॉज नोटिस करता है। शो कॉज से मुराद है कि भाई मैं क्यों ना इसको सेटिस्फाई कर दूं या मैं क्यों ना इसको क्लियर कर दूं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ आके हमें बताएं। तो लेंडर को एक शो कॉज नोटिस चलाया जाता है कि शो कॉज नोटिस आमतौर पे हम जब वर्ड सुनते हैं ना हमारे माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ आती है कि यार पता नहीं, फॉर एग्जांपल वो आ रहा होता है जी मीडिया में कि इस पार्टी ने अपने उस मेंबर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया फलां, लेकिन इसका जो एसेंस है ना, बेसिक पर्पज़ है, बेसिक मकसद है, वो ये है कि भाई आपने किसी भी चीज़ के ऊपर आप शो कॉज इशू कर सकते हैं कि भाई आप वजह बताएं, आगे रीज़न होती है कि किस चीज़ की वजह बताएं। तो भाई यहाँ पर वो बता रहा है जैसे वो पार्टीज़ का होता है कि आप वजह बताएं आपको पार्टी से क्यों ना निकाला जाए, ठीक है, इस तरह यहाँ पर वो बात कर रहा है कि आप हमें आके वजह दें कि
इस चार्ज को सेटिस्फाई क्यों ना किया जाए, मीन्स के इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन प्लीज़ कम फॉरवर्ड, वो आप आगे बताएं और हम उसको सुनते हैं, कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। द रजिस्ट्रार शेल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन बाय कंपनी कॉज अ नोटिस टू बी सेंट टू द होल्डर ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज calling upon him to show cause within such time not exceeding 14 days as may be specified in such notice as to why payment or satisfaction in full shall not be recorded as intimated to the registrar। वो कहता है कि भाई जब कंपनी पहुंचती है रजिस्ट्रार के पास तो रजिस्ट्रार साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लेंडर को शो कॉज नोटिस इशू करें कि सर ये क्यों ना हम इसको क्लियर करें, और नोटिस के ऊपर जो भी डेट लिखी होगी उसके 14 डेज़ के अंदर अंदर लेंडर साहब ने अपना आके जवाब देना होता है। ठीक है, इफ़ नो कॉज इज़ शोन, अगर कोई कॉज नहीं शो की गई तो भाई फिर ऑब्वियसली जो है आपका रजिस्ट्रार है वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको, जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह किए हैं। द रजिस्ट्रार शेल एक्सेप्ट द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन से मुराद है कि वो डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर पर्टिकुलर्स लिखे हैं, एंड मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस केप्ट बाय हिम, और उसके बाद जो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस होता है उसके अंदर एक एंट्री कर लेगा कि भाईजान ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें मैनुअल तो नहीं होती, सॉफ्ट में ही है तो उधर हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इफ़ एनी कॉज इज़ शोन, लेकिन अगर कोई कॉज शो की गई है फिर क्या होगा। इफ़ एनी कॉज इज़ शोन द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड शेल इन्फॉर्म द कंपनी। और अगर कोई रीज़न बता दी है, मिसाल तौर पे लेंडर आके तो नहीं सर अभी इतने पैसे रहते हैं, सारे नहीं इसने पे किए, ठीक है, तो भाई फिर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार क्या कंपनी को दोबारा एक लेटर लिख देगा, उसको बता देगा कि भाई ये ऑब्जेक्शन आ गया, इसको क्लियर करवा के, तो इसका मतलब वो रजिस्ट्रार उसको सेटिस्फाई रिलीज नहीं करेगा। XYZ लिमिटेड गेव इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार दैट ऑन 24 मार्च इट हैज़ रीपेड इट्स लोन टू ABC बैंक एंड रिक्वेस्टेड द रिकॉर्डिंग ऑफ रेलिवेंट सेटिस्फैक्शन। उन्होंने कहा भाई 24 मार्च को हमने पे कर दिया था, तो प्लीज़ ज़रा हमें ना फारिग करें इधर से। द रजिस्ट्रार सेंट शो कॉज नोटिस टू ABC बैंक, रजिस्ट्रार ने भाई शो कॉज नोटिस भेज दिया। ABC बैंक ऑब्जेक्टेड टू सेटिस्फाई, उसने भाई आगे से एतराज़ उठा दिया ऑन द ग्राउंड दैट सम लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आर स्टिल ड्यू। उसने कहा अभी भी कुछ चार्जेस थे इनकी तरफ, कोई 12-15 हज़ार रुपये के, वो अभी तक रहते हैं। द रजिस्ट्रार शेल रिकॉर्ड द ऑब्जेक्शन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड शेल इन्फॉर्म द XYZ लिमिटेड, और उसको बता देगा सिंपल। अब आगे क्या है, व्हेन शो कॉज नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड, वो कहते हैं कब रिक्वायर्ड नहीं है। द शो कॉज नोटिस रिफर्ड एज अबव शेल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर, होल्डर से मतलब लेंडर है यहाँ पे, होल्डर क्योंकि जिसके पास मॉर्गेज है मतलब है कि लेंडर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द होल्डर ऑफ द मॉर्गेज चार्ज इज फर्निश्ड अलॉन्ग विद द इंटीमेशन सबमिटेड फॉर द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। हाँ, वो कहते हैं कि क्या हर सूरत में शो कॉज भेजना है, तो भाई हर सूरत में नहीं भेजना। देखो शो कॉज का मकसद क्या था, मकसद समझे, मकसद ये था कि भाई अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है लेंडर, तो लेंडर साहब ऑब्जेक्शन अपनी भेज दें हमें, लेकिन अगर कंपनी अपने साथ ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आए, NOC ले आए, और NOC के ऊपर लिखा होगा जी मुझे कोई मसला नहीं, तो भाई दोबारा शो कॉज क्यों करना है, क्यों बेवकूफ़ी करनी, 14-15 दिन मस्जिद वेस्ट करने, बात आ रही है समझ। तो अगर भाई पहले से NOC नहीं आया साथ उसका, तो फिर आप करें। आम तौर पे कंपनी क्या करती है, वो NOC लेकर ही जाती है। कंपनी कहती है यार एक ही बार में जान छुड़वाओ, ठीक है, ये उसको लिखेंगे, बैंक को तंग करेंगे, फिर हमें बुलाएंगे, फलां फलां। सिंपल है कि भाई सेटिस्फैक्शन की इंटीमेशन लेकर जाओ, पर्टिकुलर्स वगैरह सारे, ठीक है, और साथ अपने बैंक से जो उसका मॉर्गेज होल्डर है, लेंडर है, उससे NOC ले जाओ कि सर आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं, आपको सारी पेमेंट कर दी। जाहिर है अगर कर दी हुई है तो उसको क्यों ऑब्जेक्शन होगी, तो आपको एक NOC इशू कर देगा, उसके साथ कॉपी लगाओ, जाके जमा करवा दो, फिर शो कॉज इशू करने की नीड नहीं है। सिंपल रजिस्ट्रार साहब उसको देखेंगे और उसी बेस पर इसको रजिस्टर कर देंगे, वो अपने उधर रजिस्टर में डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिले, इफ अ कंपनी फेल्स टू फाइल द पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ मॉर्गेज चार्ज विद इन 30 डेज पीरियड, 30 दिन का पीरियड दिया हुआ है ना, दस रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स मे बी सबमिटेड विद द एडिशनल फी एज मे बी, वो कहता है कोई मसला नहीं भाई एडिशनल फ़ी के साथ करवा लें। ये भी हमने ना रिसेंटली एक क्लाइंट का किया भी था, उन्होंने कर्जा लिया हुआ तो 30 करोड़ रुपए का बैंक से, और सिक्योरिटी भी रखवाई हुई थी। तो वो जब वो लोन क्लियर हुआ तो फिर मतलब इसको करना था, चार्ज पहले उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ था, ठीक है, फिर इसको ज़ाहिर रिलीज़ भी करवाना था, तो उसी को वही हमने सिंपल कहा था यार बैंक से एक NOC लो, ठीक है, बाकी वो जो चार्ज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं
वो जाके हमने सब जमा करवाने थे, लेकिन वो बैंक से एनओसी लेते लेते 30 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया, तो फिर वो थोड़ी एडिशनल फ़ी भी देनी पड़ी। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी है, तो वो एडिशनल फ़ी देकर तो फिर वो सबमिट हो गया, तो क्लियर हो गया मामला। ठीक है जी, पावर ऑफ रजिस्ट्रार। अच्छा जी, अब अगली एक बात आ गई है भाई, वो कहता है कि जी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ही जाके बताए कि सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, रजिस्ट्रार साहब अपनी मर्जी पर भी, उनके पास भी पावर्स हैं कि वो इसको सेटिस्फाइड करार दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। कब? देखें, द रजिस्ट्रार में एंटर इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड इन्फॉर्म द पार्टीज कंसर्न, दोनों पार्टी को इन्फॉर्म कर देगा ऑन एविडेंस बीइंग गिवन टू हिज सेटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज। अगर उसके पास कोई एविडेंस आता है, कोई एविडेंस आना लाजमी है, मतलब ये नहीं कि दिल कर रहा है मेरा तो मैं कर दूं, अगर उसके पास एविडेंस आ गया है किसी रजिस्टर्ड चार्ज के वाले से, क्या दैट द डेट फॉर विच द चार्ज वाज गिवन हैज़ बीन पेड और सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, कि भाई वो कर्जा वापस हो चुका है सारे का सारा, और दैट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज और हैज़ सीज्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। या एक तो अगर रजिस्ट्रार को पता चल जाए, और जाहिर है कौन बताएगा, रजिस्ट्रार को थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है मेरी, मतलब कि हर कंपनी के अंदर, तो वो आमतौर पे बैंक ही आके बताएगा। ठीक है, या कंपनी हो सकता है बता दे, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स ना बताए, कंपनी किसी बंदे ने बता दिया। इस तरह कहने का पर्पज़ है कि अगर रजिस्ट्रार के पास एविडेंस आ गया इस बात का कि कर्जा वापस हो गया, ठीक है, जिस कर्जे पे चार्ज दिया था, या चार्ज रिलीज़ कर दिया गया है किसी रीज़न की वजह से, या चार्ज रिलीज़ कर दिया गया, या वो प्रॉपर्टी या उसका वो पार्ट, ठीक है, जो चार्ज में था वो सेल कर दी गई है आगे। ठीक है, तो भाई फिर वो कहेगा कि मैं इसको अपने तौर पे कर सकता हूँ रजिस्टर, लेकिन द रजिस्ट्रार मे डू सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। वो कर सकता है बजाय सिवाय इसके कि ऑल्दो कंपनी की तरफ से कोई भी हमें इंटीमेशन नहीं आई। बात समझ आ रही है? कंपनी ने हमें इंटीमेट नहीं किया, रजिस्ट्रार को एविडेंस मिला कि या तो कर्जा वापस हो गया, या वो जो चार्ज था वो रिलीज़ हो गया, या वो जो प्रॉपर्टी थी वही कंपनी ने किसी तरह सेल कर दी है। ठीक है, तो भाई अब क्या हो जाएगा, वो उसको डी रजिस्टर मतलब अपने डॉक्यूमेंट में कर सकता है। रेक्टिफिकेशन, अच्छा दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, मॉडिफिकेशन पढ़ ली है, मॉडिफिकेशन अगर करनी है तो उसी तरह तरीकाकार है जैसे रजिस्टर करने का होता है, वही 30 डेज़ वगैरह वाला। और अगर आपने सेटिस्फाई करना है, रिलीज़ करना है चार्ज को, तो फिर भी आपने जाकर रजिस्ट्रार को बताना है, कंपनी बता देती है। रजिस्ट्रार साहब क्या करते हैं, एनओसी मतलब कि शो कोज इशू कर देते हैं लेंडर को, होल्डर ऑफ मॉर्गेज जो चार्ज को, वो आके अपना ऑब्जेक्शन वगैरह देता है। अगर ऑब्जेक्शन हो कोई तो रजिस्ट्रार दोबारा कंपनी को बुला लेता है, उसको बता देता है कि भाईजान ये ऑब्जेक्शन क्लियर करें। नहीं ऑब्जेक्शन तो सिंपल वो क्या करेगा, उसके मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन को एक्सेप्ट करके ओके कर देगा, अपने रजिस्टर में एंट्री मार लेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हर बार ये शो कोज इशू करना लाजमी नहीं है। अगर कंपनी ऑलरेडी पहले से ही होल्डर ऑफ द मॉर्गेज जो चार्ज मतलब कि लेंडर से एनओसी लेकर आ जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आ जाए, तो भाई फिर ये ज़्यादा बेहतर है, एफिशिएंट काम हो गया। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार के पास अपनी भी कुछ पावर्स हैं, वो खुद भी जो है इसको कर सकता है। सेटिस्फाई वो हमने पढ़ ली हैं। अब आगे बात आ गई रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज। रेक्टिफिकेशन, एप्लीकेशन टू द कमीशन, द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड में अप्लाई टू द कमीशन। अच्छा इसको ना अंडरलाइन कर लें, यहाँ पे कमीशन आ गया। पहले मॉर्गेज और चार्जेस में अभी तक हमने रजिस्ट्रार पढ़ा है, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन हो, गलती हो, गलती को ठीक करना हो, फिर रजिस्ट्रार नहीं करेगा, कौन करेगा? कमीशन करेगा। रेक्टिफिकेशन हो तो कौन करेगा? कमीशन करेगा। तो आप यहाँ पर इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि भाई अगर जो रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने इसको रजिस्टर करना है, उन्होंने इसकी मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रार साहब ने इसकी सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करना है। लेकिन अगर है जी आपका कमीशन, ठीक है, तो कमीशन साहब ने क्या करना है, जिसकी रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा कमीशन के पास। ओके, तो जी एप्लीकेशन टू कमीशन, द कंपनी और एनी पर्सन इंटरेस्टेड में अप्लाई टू द कमीशन टू ग्रांट रिलीफ इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। ओके जी, कौन से रिलीफ हैं जी?
या तो टू ओमिशन टू फाइल विद द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी मॉर्गेज चार्ज और एनी मॉडिफिकेशन देयर विद इन द टाइम, या तो वो ये मतलब है कि कह सकते हैं सर हमसे गलती होगी, हमने कोई चार्ज रजिस्टर ही नहीं करवाया रजिस्ट्रार के पास, या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन थी वो रजिस्टर नहीं करवाई हमने, तो प्लीज़ हमें ज़रा माफ़ कर दें उस पर, ठीक है। तो कमीशन कहेगा कि चलो आपने 30 डेज़ में नहीं करवाया, आपको मज़ीद टाइम दे देते हैं। आइए बात समझ, मतलब पहली रेक्टिफिकेशन हमारी गलती क्या थी कि भाई हमने रजिस्ट्रार के पास जाके अपना मॉर्गेज या चार्ज या उसकी मॉडिफिकेशन को रजिस्टर नहीं करवाया विद इन टाइम ऑब्वियसली 30 डेज़, ठीक है। दूसरा, द ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एनी सच मॉर्गेज और चार्ज। दूसरे नंबर पे आ गया, या मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर तो करवाया लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर्स, उसकी कोई तफसीलात हमने नहीं बताई, ठीक है, या हमने गलत बता दी हैं, मिस स्टेट कर दी हैं या ओमिट कर दी हैं, भूल गए थे बताना। तो भाई ये दो सिचुएशंस हैं जब आप कमीशन के पास जा सकते हो रेक्टिफिकेशन के लिए। पहले नंबर पे क्या था कि सर हमें पता था 30 डेज़ में करवाना था, इसको रजिस्टर करवाना था या इसकी मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करवाना था, लेकिन हम नहीं करवा सके, तो प्लीज़ हमें ज़रा रिलीफ ग्रांट किया जाए। तो रिलीफ ऑब्वियसली अभी पढ़ लेते हैं, वो उसका टाइम एक्सटेंड कर सकता है। सेकंड क्या है कि सर हमने रजिस्टर तो करवाया इसको, लेकिन इसके अंदर फ़लाँ चीज़ गलत हमने लिख दी थी, अमाउंट गलत लिख दी थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू गलत लिख दी थी, प्रॉपर्टी का एड्रेस गलत लिख दिया था, फ़लाँ या कुछ मेंशन करना भूल गए थे हम, तो प्लीज़ ज़रा हमें रिलीफ ग्रांट किया जाए। अब कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, अच्छा जी, द कमीशन शेल ग्रांट रिलीफ ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द अबव मेंशन ओमिशन और मिस स्टेटमेंट वाज एक्सीडेंटल, अगर उसको लगे यार ये एक्सीडेंटल थी, जानबूझ के नहीं गई, और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और टू सम अदर सफिशिएंट कॉज, भाई मतलब है कि जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया गया, ये वैसे ही इत्तफाकन ये चीज़ किसी वजह से हो गई है, और इज़ नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और इस नेचर की नहीं है कि शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाया जाए। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, बाइस होना, मतलब उनको नुकसान की नेगेटिव बाइसनेस, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट मतलब जानबूझकर की गई हो शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, या दैट ऑन द अदर ग्राउंड इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल, या उसको सिर्फ लगता है कि भाई ये सही है कि इसको रिलीफ ग्रांट कर देना चाहिए। तो भाई तीन चीज़ें वो देखेगा। पहले नंबर पे क्या था कि वो एक्सीडेंटल ना हो, ठीक है, सॉरी एक्सीडेंटल तो मतलब हो सकती है लेकिन वो इंटेंशनल ना हो, ठीक है। सेकंड क्या थी, सेकंड है कि उसकी नेचर ऐसी ना हो कि भाई वो शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स वगैरह को नुकसान पहुंचाए वो चीज़, ठीक है। और थर्ड क्या था आपका कि अगर सिर्फ कमिश्नर को लगता है कि नहीं यार सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, इसको रिलीफ ग्रांट कर देते हैं, तो भाई कर सकते हैं, ओके। ऑर्डर बाय कमीशन, अब कमीशन साहब एक ऑर्डर करेंगे ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन जैसे उसको मुनासिब लगती है। मे ऑर्डर दैट द टाइम फॉर फाइलिंग फॉर द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स बी एक्सटेंडेड। देखो पहली हमारी गलती क्या थी, हमने कहा था कि नहीं हम उसको टाइमली नहीं करवा सके, तो वो कह सकता है कि यार चलो 30 दिन तुम्हें और दिया, आज के बाद जल्दी जल्दी करवाओ। या दैट द ओमिशन ऑफ मिसस्टेटमेंट बी रेक्टिफाइड, या ये कह सकता है कि भाई इसको आप रेक्टिफाई कर लें। एंड एज टू द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन एज इट थिंक्स फिट। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि उसके ऊपर जो अप्लाई करने पे जो खर्चा आया उसके बारे में भी ऑर्डर कर सकता है कि यार ये कौन पे करेगा। मिसाल तौर पे कमीशन कह सकता है कि डायरेक्टर सिर्फ पे करेंगे अपनी जेब से कंपनी को वापस, ठीक है, उनकी गलती है, तो किसी को भी वो कह सकता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें। अ कॉपी ऑफ द पास ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज चार्जेस ड्यूली सर्टिफाइड बाय कमीशन और इट्स ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न्ड रजिस्ट्रार विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। भाई आपने 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करवाना है। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंगली अभी तक हमने को 4-5 जगह पे पढ़ा कि जब कमीशन की तरफ से ऑर्डर किया जाता है और वो रजिस्ट्रार को जमा करवाया जाता है, और वो हमेशा 7 दिन नहीं हो रहे हैं, ये नोट करनी है बात, ठीक है। हमने कहा था कि जी हम कमीशन से अप्रूवल लेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अगर लाइसेंस वाली है हमने कहा 7 दिन में उधर जमा करवाएंगे रजिस्ट्रार को। हमने कहा कि अगर हमने अक्रॉस दी प्रोविंस जाना है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाना है, हमने जाना है भाईजान रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हुए कमीशन के पास जाना है, कमीशन से अप्रूवल लेना है, कमीशन ने 7 दिन के अंदर जो भी ऑर्डर दिया वो 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करवाना। ऐसे ही ये याद है बातें, ठीक है। तो भाई इधर भी फिर वही आ गया, तो ये भी थोड़ा सा एक याद रखा जा सकता है। प्रायर राइट्स नॉट टू बी अफेक्टेड, हाँ वो कहता है कि भाई ये जो भी आपका वेयर द कमीशन एक्सटेंड्स द टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मतलब वो टाइम को एक्सटेंड अगर कर देता है, द ऑर्डर शैल नॉट प्रेजुडिस एनी राइट्स एक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कंसर्न प्रायर टू द टाइम व्हेन द मॉर्गेज और चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। तो वो कहता है कि भाई एक्चुअली रजिस्टर होने से पहले पहले जो प्रॉपर्टी के राइट्स वगैरह थे उनको अफेक्ट
नहीं करेगा। मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझ लें कि रजिस्टर होने से पहले उस कंपनी ने किसी और को प्रॉपर्टी सेल कर दी हुई है, बेच दी हुई है प्रॉपर्टी, तो अब आप आके आज उसको मॉर्गेज को रजिस्टर करवा रहे हैं कि 2 महीने पहले से मैं रजिस्टर, इसको 2 माह पहले मैंने कर्जा लिया था उसको आज रजिस्टर करवा रहा हूँ, जबकि आपने 15 दिन पहले किसी को सेल कर दी हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो उस बंदे के जिसको सेल की गई उसके राइट्स वगैरह अफेक्ट नहीं होंगे, ये उसी बंदे की ओनरशिप कंसिडर की जा रही है। बात आ रही है समझ? तो अब अगर ये रजिस्टर करवाने जाएगा तो जाहिर है कंपनी उसको नहीं करवा सकता, क्योंकि रजिस्ट्रार कहेगा कि यार अब तो ये ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये आपकी ओनरशिप में ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई रजिस्टर होने से पहले एक्सटेंशन की वजह से अगर बीच में कोई राइट्स वगैरह किसी और पार्टी के पास चले गए हैं तो वो किसी भी तरह अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, चलें जी आगे। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर है, ये भी पढ़ लेते हैं अभी, कल फिर इसको प्रैक्टिस करके एंड करेंगे। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर मतलब कि भाई कंपनी ने कौन कौन सा रिकॉर्ड अपने पास रखना है, और रजिस्टर से मुराद रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज चार्जेस है। चलो जी, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज टू चार्ज। एवरी कंपनी शैल कॉज अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी ने भाई अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक कॉपी रखनी है। इंस्ट्रूमेंट हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, वो डॉक्यूमेंट जिसकी बेस पर क्रिएट किया जा रहा है चार्ज या आपका मॉर्गेज, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, डीड वगैरह मुआहदा। एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज और चार्ज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि कोई भी मॉर्गेज और चार्ज वो 9 में से हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी थी, वो आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स और कंडीशंस ऑफ एनी, और इसी तरह जो मॉडिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है जो आपने रजिस्टर करवाए हैं उनको भी रखना है आपने अपने पास। इसका मतलब है कि हर कंपनी ने पहले नंबर पर तो जो चार्ज रजिस्टर करवाए उनके पर्टिकुलर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके इंस्ट्रूमेंट वो रखने हैं। सेकेंडली जो मॉडिफिकेशन करवाई है वो भी इंस्ट्रूमेंट आपने रखना है। ठीक है, अच्छा, कंपनीज रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज चार्ज। कंपनी अब जो है वो एक रजिस्टर भी मेंटेन करेगी, जैसे कंपनी शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, कौन कौन मेंबर है, कब कब बने, फलां। ठीक है, वो आपने लिखना होता है। कंपनी अभी आगे आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स का भी उसने एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पर उसके मॉर्गेज चार्जेस की बात है। तो भाई every company shall maintain a register of mortgage and charges requiring registration in such form and in such manner as may be specified and any violation shall be an offence punishable। वो कहते हैं कि आपने उसको रजिस्टर को अपने पास संभाल कर रखना है, जिनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है उन मॉर्गेज चार्जेस को आपने उस रजिस्टर में मेंशन करना है। तो भाई अगर नहीं करेंगे तो 1 लेवल की पेनल्टी लग जाएगी। ओपन टू इंस्पेक्शन, ओपन टू इंस्पेक्शन से मुराद है कि कोई बंदा आके देख सकता है कि नहीं, तो देखते हैं नहीं, कौन सा बंदे देख सकते हैं। द रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड एंड द कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी मॉर्गेज एंड चार्ज और मॉडिफिकेशन, क्योंकि हमने कहा कि उसके अंदर रजिस्टर के अंदर मॉडिफिकेशंस भी आएंगी, उसके अंदर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन भी आएगी। शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन ऑफ, किसकी इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा? एनी मेंबर और क्रेडिटर ऑफ द कंपनी विदाउट फी। मेंबर और एग्जिस्टिंग क्रेडिटर, पोटेंशियल क्रेडिटर नहीं, एग्जिस्टिंग क्रेडिटर जो अभी से आपको क्रेडिटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकता है, और मेंबर भी कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट आके जब चाहे इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई वो रजिस्टर दिखाएं, मैंने देखने कौन कौन से पड़े हुए हैं एसेट्स, ठीक है, जिन पे चार्ज है। एंड एनी अदर पर्सन, और इसके अलावा कोई भी और शख्स, देखे किसी और शख्स को भी तो अलाउ होना चाहिए ना, कि एक और बंदा पोटेंशियल लैंडर है, उसने आपको कर्जा देना, तो भाई उसको भी राइट होना चाहिए, वो आगे देखे तो सही पहले कौन कौन से आपने चढ़ाए हुए हैं, सही है एसेट्स। अच्छा, तो वो कहते हैं एंड एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज में बी फिक्स बाय द कंपनी फॉर ईच इंस्पेक्शन। तो वो बाकी के लोग फ़ी देकर, जबकि मेंबर्स और क्रेडिटर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। द रिफ्यूजल ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द सेट कॉपीज ऑफ द रजिस्टर शैल बी एन ऑफेंस एंड any person guilty of an offence shall be liable to penalty of level 1 on the standard scale, and every officer of the company who knowingly authorizes or permits the refusal shall incur the like penalty। ठीक है, एंड इन एडिशन टू द above penalty द रजिस्ट्रार मे बाय ऑर्डर कंपेल एन इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द कॉपीज और रजिस्टर। इसको ज़रा नोट कर लें कि रजिस्ट्रार साहब अपनी उंगली पकड़ के लेकर जाएंगे कि आज कक्का तनु बुखावा। तो उन्होंने यहाँ पे भाई ये कहा कि अगर आपको इन दोनों सिचुएशंस में इंस्पेक्शन पे रिफ्यूज़ किया जाता है, मतलब मेंबर्स या क्रेडिटर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने कहा कि नहीं पैसे लेकर आओ फिर देंगे, ये कह दिया तो ये भी गलत है, या उन्हें आपने सीधा इनकार कर दिया फिर भी गलत है, या दूसरा जो बंदे हैं वो फ़ी भी आपको पे कर रहे हैं लेकिन आप उनको इंस्पेक्ट नहीं करवा रहे, तो भाई फिर
कंपनी के ऊपर भी लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी और जो ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व था उसके ऊपर भी लगेगी। प्लस रजिस्ट्रार के पास वो बंदा जाएगा कि अब्बू जी देखें इन्होंने मुझे अपना मॉर्गेज चार्ज का रजिस्टर नहीं दिखाया, तो रजिस्ट्रार उसकी उंगली पकड़ के लेकर जाएगा और कंपनी को कहेगा कि भाईजान इसको दिखाओ वरना फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। तो कंपनी ऑब्वियसली फिर इंस्पेक्ट करवाएगी। तो रजिस्ट्रार मे कंपेल, ठीक है, वो मे कंपेल दी कंपनी, वो कंपनी को कंपेल कर सकता है, उसके ऊपर थोड़ा फोर्स कर सकता है कि भैया आप इसको दिखाएं, इमीडिएट इंस्पेक्शन करवाएं। इस बात को अंडरलाइन कर लें, एक और जगह पे आगे आएगी ये वाली बात, तो ये हमने याद रखनी, क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर नॉन कंप्लायंस होती है तो सिंपल पेनल्टी लग जाती थी। इधर उसने कहा कि नहीं, ये इंस्पेक्शन वाली नॉन कंप्लायंस होगी तो रजिस्ट्रार खुद जाना उसने क्या है, मतलब कंपेल कर सकता है, कंपनी को नोटिस कर देगा कि ये एक दिन के अंदर अंदर इनको दिखाएं। एग्जाम्पल 6, Afzal is creditor of XYZ Limited. He applied for inspection of register of mortgage and charges, but his request was declined by company secretary of XYZ Limited, who insisted on payment of fee. उसने कहा भाई फ़ी दें, हालांकि हमें पता है क्रेडिटर विदाउट फ़ी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा बहकाने के लिए वो लिखे थी, उसने कहा 100 रुपये फ़ी दे, 100 रुपीज़ दें, और आप दिल में सोचिए 100 रुपीज़ की वैल्यू है। देखिए, वैल्यू हो या ना हो, वैल्यू तो इधर अब 5000 की भी नहीं है, वैल्यू हो या ना हो, आपने देखना है कि कानून क्या कहता है। कानून ने कहा विदाउट फ़ी, तो इसका मतलब है कि विदाउट इवन 1 रुपी, तो विदाउट फ़ी करना चाहिए था। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि भाई, तो अफजल साहब आ गए पूरा डट के, कहते हैं मैंने 1 रुपया नहीं देना, इससे ज़्यादा पैसे तो मैं रजिस्ट्रार तक आने जाने में खर्च कर लूँगा। अफजल बीइंग क्रेडिटर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर विदाउट फ़ी एंड ही मे कंप्लेन टू रजिस्ट्रार। उसने भाई अबू जी को कंप्लेन कर दी जाके, द रजिस्ट्रार मे बाई ऑर्डर कंपेल एन इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड कंपनी सेक्रेटरी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 1। ओके जी। दूसरा, असलम हु इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ XYZ लिमिटेड। देखो, मेंबर या क्रेडिटर होता विदाउट फी था, इसके अलावा कोई भी बंदा होता है, एम्प्लॉय भी कोई भी बंदे में आता है, एनी अदर पर्सन में, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर क्या है, इसको फी लेकर, अच्छा, इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ बट नाइदर द मेंबर नॉर क्रेडिटर applied for inspection of copy of instrument creating a mortgage but his request was declined by company secretary, उसने भाई डिक्लाइन कर दी, who insisted on payment of fee as fixed by the company which असलम refused to pay। ठीक है, तो भाई देखें, उसने कहा कि पैसे दो भाई फिर करेंगे, तो असलम साहब कह नहीं जी मैं तो मेंबर हूँ, वो कह रहा कि नहीं भाई आप मेंबर भी नहीं हो, आप क्रेडिटर भी नहीं हो, आप हो एक एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, फ़ी जमा करवाएं। तो असलम साहब यहाँ पे गलत है, असलम पहले फ़ी जमा करवाएगा फिर जाके भाई उसकी बात सुनी जाएगी। ठीक है जी, कल फिर छोटा सा एक लेक्चर होगा, प्रैक्टिस सीधा से कर लें। चलें जी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। चैप्टर आपका अल्हम्दुलिल्लाह 7 एंड हो चुका है, रफ्ता रफ्ता हम जा रहे हैं, ठीक है। आगे 7 हो गए हैं, 5 रह गए हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन भाई टेस्ट वगैरह लाजमी दें और खुदा का वास्ता प्रैक्टिस कर लें, ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है। मैं भी ज़ाहिर अपने इतने, आपकी सोच है कितना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश जो थी और मेरी असल में जो कमिटमेंट थी, अब इससे मैं हट भी नहीं सकता कि मेरी कमिटमेंट ये थी कि मैं पर्सनली आप सब लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँगा और आपके टेस्ट भी खुद मार्क कर रहा हूँगा, आपके जो क्वेश्चन वगैरह वो भी अपडेट कर रहा हूँगा। तो मैं लिटरली ये मैं कमिटमेंट पूरी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों का काम ये है कि यार आपको जो गाइड किया जा रहा है बस उसके ऊपर अमल कर लें, ये इंशाल्लाह ईजीली हो जाना है, ठीक है। बाद में वैसे याशी तो कोई नहीं है, तंगी है सारी ज़िंदगी, लेकिन मतलब आप फिर कुछ ना कुछ बन के कुछ अपने लिए कर रहे होंगे, कुछ करियर के लिए कर रहे होंगे, उसका मज़ा आता है, उन चैलेंजेस का मज़ा भी आता है, ठीक है। अभी तो होगा ना स्टूडेंट हैं यार क्या है ये वो, लेकिन यार ये उस टाइम के लिए प्लीज़ कर लें इसको, ठीक है। तैयारी शारी किया करें साथ साथ। मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।